सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी पंकज भार्गव। ओवर टू यू सर। तो एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का, कृषि मंत्री जी का स्वागत कीजिए, शिवराज सिंह चौहान जी का। और इनके बारे में मैं बता दूं आपको कि आज खासतौर पर हमारे मंच पर आप आए हैं और अभी भोपाल से आए हैं और फिर से पेड़ लगाकर आप आए हैं। 50,000 पेड़ लगा चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि अब देश में वो छाए हुए हैं। शिवराज जी देखिए, आप ये बताइए कि आपने जिस चीज की शुरुआत प्रदेश में की थी वो धीरे धीरे पूरा जो राज्य हैं देश के वो फॉलो करने लगे हैं। तो ये सीक्रेट क्या है सर? आप पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं? पेड़ लगाने की, उसके अलावा जितनी भी योजनाएं हैं सर, उनकी बातें मैं बाद में करूंगा। देखिए, पेड़ लगाना तो हमारा मानवीय कर्तव्य है और केवल इंसान के लिए नहीं। अगर इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक ये धरती बचे, इसकी कोशिश करनी है तो हम में से हर एक को क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगा कि अक्सर हम कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ है तो जीवन है। केवल हम भाषण देते रहें, दूसरों से कहें कि लगाओ और खुद कुछ ना करें, तो मन में यह भाव पैदा हुआ कि मैं कम से कम खुद तो लगाऊं। मैं कहने का अधिकारी तभी हूं जब मैं खुद करता हूं, और इसलिए मैंने रोज पेड़ लगाना प्रारंभ किया और ईश्वर की कृपा है कि एक आंदोलन जैसा वो बनता जा रहा है। और मैंने आह्वान किया सबसे कि भाई साल भर रोज पेड़ नहीं लगा सकते तो अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगाओ, अगर विवाहित हो तो मैरिज एनिवर्सरी के दिन पेड़ लगाओ, बच्चों के जन्मदिन पे पेड़ लगाओ, या माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगाओ। धीरे धीरे पेड़ लगाना एक जन आंदोलन बन जाए, क्योंकि मित्रों, अगर धरती, और केवल धरती नहीं, हमको कीट पतंगे, पशु पक्षी, इनके जीवन की भी रक्षा करनी है, तो हमको पेड़ लगाना उसका सबसे प्रमुख साधन है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट दिया 2070 तक, तो भारत विश्व बंधु भी है, दुनिया के कल्याण की चिंता भी तो करता है। हम ही तो हैं जो कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, तो हम कहेंगे या करेंगे भी। मुझे लगता है करना चाहिए, तो करने की कोशिश कर रहा हूं, और देश में भी व्यापक पैमाने पर अब पर्यावरण की चिंता प्रारंभ हो गई है। शिवराज जी ये बताइए कि हमने आपके बारे में सुना, आपने कई बार ये बात कही है कि मैंने मध्य प्रदेश को कभी राज्य नहीं समझा, अपना परिवार समझा है। और जितनी योजनाओं का हम जिक्र करें, वो चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, कन्या निकाह योजना हो, और आपको तो श्रवण कुमार भी कहते हैं। जितने वृद्ध जो हैं वो, आपने उनके लिए तीर्थ का किस तरह से इंतजाम किया, तो उसके लिए आपको श्रवण कुमार के नाम से भी वो पुकारते हैं। तो ये सोच, इसके पीछे की सोच कहां से? ये भारतीय संस्कृति का मूल सोच है। एक ही चेतना हम सब में है, एक ही चेतना, वो मनुष्य मात्र में है। इसलिए हम वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, जियो और जीने दो। हम ही तो हैं जिन्होंने कहा, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार है। ये उद्घोष करने वाला हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा विचार। लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा, इसको आचरण में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। एक सोच ये होता है कि मैं नेता हूं, मैं मंत्री हूं, बाकी जनता है। मैं मंत्री थोड़ी हूं, मैं तो मामा हूं, क्योंकि सब अपने हैं। मध्य प्रदेश की जनता परिवार बन गई। बहनें, मेरी सारी महिलाएं मेरी बहनें हैं, उनके बेटा बेटी, भांजे और भांजी है। जब ये आचरण में आता और मन से आप स्नेह करते हैं, तो फिर एक के बाद एक योजना बनती चली जाती है। मैं एक बात आज जरूर कहना चाहूंगा, महिला सशक्तिकरण की। आज भी स्त्री और पुरुष की समानता नहीं है, न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में आज भी नहीं है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर अनेकों कदम मुख्यमंत्री रहते हुए भी उठाए और बाद में भी उठाए। और मैंने बचपन में जो तकलीफ देखी थी मां बहन और विशेषकर बेटी की जिंदगी में, मैं अपने गांव में रहता था, उस गांव में मैं देखता था कि मां की इच्छा भी होती थी कि पैदा हो तो बेटा ही पैदा हो, बेटी पैदा ना हो जाए। बेटा अगर पैदा हो तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाई जाए, उत्सव मनाए जाए, और बेटी अगर पैदा हो जाती थी तो मां का चेहरा भी उतर जाता था। तब दिल में तकलीफ होती थी।
और मैं ये सोचता था कि हे भगवान, ये अंतर क्यों, ये भेदभाव क्यों, बेटा और बेटी में एक ही मां की कोख से दोनों पैदा होते हैं। और तब मन में आया, क्योंकि एक जगह एक छोटा सा कार्यक्रम था सामूहिक विवाह का, तो मैंने ऐसे ही कहा, वक्ता के आने में देर थी तो मैं बोलता था ठीक ठाक, बोल इस लड़के को खड़ा कर दो। तो मैंने वहां कहा कि भाई बेटी है तो कल है, बेटी को आने दो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई गांव की, बोली बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करे आएगा, बड़ी बड़ी बात करने आ गया। मुझे लगा कि भाषण से काम नहीं चलेगा, और तब से जो बना, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, अलग अलग ढंग से करने की कोशिश की। लेकिन पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना तो पहली योजना मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। क्योंकि सेक्स रेशियो अगर मध्य प्रदेश का देखते आप तो 1000 बेटों पर 912 बेटियां पैदा हो रही थी। और ये भेदभाव भगवान नहीं करता, इंसान करता था। बेटा आए, पता चल जाए तो आने दो, और बेटी आए तो कोई कत्ल खाना बना दो। तब मुझे लगा कि बेटी अगर लोग बोझ समझेंगे तो बेटी पैदा नहीं होने देंगे। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना, कल्पना यह थी कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी। और हमने तय किया कि बिटिया के जन्म लेते ही उसके नाम से 30,000 रुपए के बचत पत्र देंगे। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में 6,000, कॉलेज में जाएगी तो 12,500, कॉलेज पास आउट करेगी तो 12,500, और बड़ी होगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर केवल लखपति पैदा होगी। आज 50 लाख से ज्यादा बेटियां लाडली लक्ष्मी है मध्य प्रदेश की धरती पर। और इसका इंपैक्ट असेसमेंट आप देखिए, इंपैक्ट ये हुआ कि 912 के बजाय 956 बेटियां 1000 बेटों पर पैदा हो रही है। बेटी के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदला है। तो ये दिल में था, और केवल एक ही योजना नहीं। मध्य प्रदेश में मैं ये सोचता था कि बेटी बोझ है, काय के लिए, विवाह के लिए। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई कि बेटी की शादी सरकार करेगी, मामा करेगा, चिंता करने की क्या जरूरत है। उस समय मैं मध्य प्रदेश में था। फिर तीसरी चीज, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां 50% रिजर्वेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में हमने बहनों को दिए। नहीं तो घर से नहीं निकलने देते थे, घूंघट मार के रहे और रोटी बना चुनाव लड़ने की बात सपना था। जब 50% रिजर्वेशन हुआ तो पति अपनी पत्नियों को लेके आ गया कि मैं नहीं लड़ सकता, तू ही लड़। इस बहाने महिला सशक्तिकरण तो हो गया। और आज केवल 50% नहीं, आज सारे देश में 50% रिजर्वेशन है स्थानीय निकायों के चुनाव में। लेकिन 50 से ज्यादा चुन चुन के महिलाएं आ रही है। केवल इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, कई राज्यों ने किया होगा, मैं किसी राज्य की बात नहीं करता, मैं बचपन में देखता था जी कि मजदूर बहन बेटा बेटी को भी जन्म देती थी तो जन्म देने के 2 दिन पहले तक खेतों में काम करती थी, और जन्म देने के बाद 8 दिन भी आराम नहीं करती थी, और फटी साड़ी का टुकड़ा अपने माथे पे बांध के मजदूरी करने जाती थी। तब मन में तकलीफ होती थी कि क्या इस बहन को भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद 2 दिन आराम कर, 2 महीने आराम करने का मौका मिलेगा। तब हमने बनाई योजना कि जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में देंगे बेटा बेटी के जन्म के बाद, ताकि वो महीना 2 महीना घर पर रहकर आराम कर सके। ये योजनाएं अंतरात्मा से निकली, दिल से निकली, क्योंकि सब एक परिवार थे। शिवराज जी, देखिए आपने जब प्रदेश छोड़ा वो दृश्य हम सबकी आंखों के सामने है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन जरा योजनाओं की चूंकि जिक्र आप कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने सोचा था, क्योंकि हमारे देश में बहुत विविधता है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं समंदर है, कहीं नदियां हैं, तो नदियों को जोड़ने की बात उन्होंने कही थी। बहुत दूर की सोच थी कि सब जगह बैलेंस पानी जो है वो मिले। आपने भी उस योजना को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट नदी जोड़ो योजना, और नर्मदा जी के पानी को कई नदियों में ले जाने का चमत्कार किया मोदी जी ने गुजरात में। मध्य प्रदेश की धरती पर हमने नर्मदा जी को पहले छिपरा जी से जोड़ा, फिर काली सिंध से जोड़ा, फिर गंभीर, पार्वती। तो नदी जोड़ो का काम भी मध्य प्रदेश में व्यापक पैमाने पर शुरू हुआ। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि सिंचाई की क्षमता मध्य प्रदेश में कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबकी अगर जोड़ लो तो पहले थी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर। आज मध्य प्रदेश में 50 लाख हेक्टेयर जमीन से ज्यादा पर सिंचाई हो रही है, और कई योजनाओं पर काम अभी चल रहा है। अगर मध्य प्रदेश बदला तो सिंचाई की योजनाओं के कारण, और अभी भी नदी जोड़ों के अनेकों प्रकल्पों पे काम केंद्र सरकार के साथ मिलकर भी हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव कर रहे हैं।
आप एक राज्य को लाभ मिल रहा था जब वहां थे, इतनी सारी योजनाओं की आपने शुरुआत की, तो शायद आपके जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको लगा होगा कि इतना शानदार काम प्रदेश में करें तो देश में भी होना चाहिए। लेकिन वो दृश्य जब आप छोड़ रहे थे मध्य प्रदेश, तो जो बहनें थीं और जो आपके भांजे भांजियां थे, वो बहुत हृदय विदारक था। वो देखते हुए हमें लग रहा था, आप भी रोए थे। तो वो कैसा क्षण था, जरा हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं। वो रिश्ते दिलों के हैं, प्यार के हैं, अंतर आत्मा के हैं। मैं एक बात आज कहना चाहूंगा, लाडली बहना योजना वोट लेने की योजना नहीं है। एक सच्चाई है, एक सच्चाई है कि आज भी देश की गरीब बहनें और बेटियां, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो छोटी छोटी जरूरत पूरी नहीं कर पाती थी। छोटी छोटी जरूरत के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे, कई बार अपने परिवार के सामने, अपने पति के सामने, और वो मिलते नहीं थे। मन में ये विचार आया कि काश इसमें से हर गरीब बहना का अपना खाता हो और उस खाते में हर महीने पैसे जाएं तो इनकी जिंदगी भी बदल जाए। और इस विचार से पैदा हुई लाडली बहना योजना। ये केवल वोट लेने की योजना नहीं है, जिंदगी बदलने की योजना है। और आप इससे अंदाज लगाइए कि बहनों को जब ये लगा, मैंने पूछा उनसे, कई बहनों से, कि लाडली बहना का इंपैक्ट क्या है आपकी जिंदगी पर, तो जो जवाब थे अलग अलग थे, लेकिन सार एक था। कई बहनों ने मुझे कहा कि भैया हमारी घर में इज्जत बढ़ गई है। पहले तो सास ढंग से बोलती नहीं थी, जब से ये पैसा आ रहा है तो वो भी पूछती है, बहू कैसी हो, तुम भी रोटी में घी लगा लो। कई ने ये कहा कि पतिदेव के तेवर बदल गए हैं, पहले रिस्पांस नहीं देते थे, आजकल तो बड़े प्रेम से कहते हैं, पप्पू की मम्मी सब ठीक ठाक है, पैसे आ गए कि नहीं आए। ये एक सच्चाई थी। यहां दिल्ली वालों को बैठ के लग सकता है 1000 रुपया, 1500 रुपया, आपके लिए 1000 और 1500 छोटी राशि हो सकती है, लेकिन जिनकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं होती थी, उनके लिए ये राशि बहुत मायने रखती है। और इसलिए ये उनके सशक्तिकरण का एक प्रयासों का ही एक कड़ी थी, एक अंग था, क्योंकि उनकी जरूरत थी जो इस योजना के माध्यम से पूरी हुई। और जब योजनाएं ऐसी बनी, मैंने कहा केवल ये नहीं, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहनों तक। लाडली लक्ष्मी बेटियों ने मुझे मामा कहना शुरू किया, तो धीरे धीरे बेटों ने भी शुरू किया, बाद में तो बूढ़े भी मामा ही कहने लगे। लेकिन वहां से लेकर लाडली बहना तक का सफर, ये स्नेह और प्रेम का सफर था। मैं मध्य प्रदेश में किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करता था तो बेटियों के पैर धोके और उनकी पूजा करके करता था। एक प्रतीक था कि मां बहन और बेटी का सम्मान करो, मान करो, उनकी इज्जत करो, क्योंकि उनके बिना ये धरती नहीं चल सकती। तो दिलों के प्रेम के रिश्ते ऐसे होते हैं कि एक दूसरे से मिलते हैं तो जुड़ ही जाते हैं। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि एक कार्यकर्ता के नाते जब मुख्यमंत्री का दायित्व था तो उसको निभाने की कोशिश की, और आज जब कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री का दायित्व है तो मैं उसमें डूब गया हूं पूरी तरह से। और ग्रामीण विकास के ये एक पार्ट है लखपति दीदी, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, जो महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने उठाया है कि हर एक बहन की आमदनी हर साल 1 लाख रुपया से ज्यादा होनी चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन गई है। 3 करोड़ का टारगेट है, वो हर हालत में पूरा करके हम, कोई बहन गरीब क्यों रहे, हाथ क्यों फैलाए, आंसू क्यों बहाए? क्या औरत जाति के भाग्य में ही रोना लिखा है? उनकी किस्मत बदलनी है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो काम करने का सौभाग्य मिला, तो अब तो मैं इस काम में डूबा हूं। बहनों और बेटियों की किस्मत बदल रही है, लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी और ज्यादा अहम है। आप देश के कृषि मंत्री हैं। किसान काफी खफा थे पिछले दिनों, अब किसान भाई हमारे खुश हैं? आपने पिछले दिनों देखा होगा प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जितने फैसले किसानों के कल्याण के लिए लिए गए हैं वो आज सामने हैं सारे। आप देखेंगे एमएसपी पर खरीदी का मामला हो, चाहे फसल में उत्पादन बढ़ाने का, हमारी 6 सूत्रीय रणनीति किसानों के लिए, एक उत्पादन बढ़ाना, दूसरे उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा उत्पादन का ठीक दाम देना, चौथे अगर नुकसान हो जाए तो उसकी ठीक से भरपाई करना, पांचवा कृषि का विविधीकरण और छठवां प्राकृतिक खेती। अभी अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने प्राकृतिक
कृषि मिशन को लॉन्च किया है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को ऐसा छोड़ सके कि वह खाद्यान्न का उत्पादन हो सके। उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं और पिछले 6 महीने में ही रिकॉर्ड फैसले कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए लिए गए हैं। जहां जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन किया और हमने तय किया। जैसे सोयाबीन कभी नहीं खरीदा जाता था, हमने सोयाबीन खरीदा। पाम ऑयल और रिफाइंड ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी 0% थी, उसको बढ़ा के 27.5% किया, ताकि यहां ठीक से किसानों को दाम मिल सके। मूंग की खरीदी हो, इस बार तुअर जैसी जो दाल है, मसूर, इन सब की खरीदी 100% हम करने का काम करेंगे। तो चाहे ठीक दाम देने का सवाल हो, चाहे किसानों के कल्याण के अलग कदम हो, उत्पादकता बढ़ाना हो, किसानों को और न्याय देना हो, सरकार दिन और रात काम कर रही है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, हम आपको बता दें, हमारे जो खास मेहमान है शिवराज सिंह चौहान जी, ये फिलॉसफी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो सर, जीवन की फिलॉसफी आपकी क्या है? हमारे दर्शक ये भी समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। जीवन उसका सार्थक होता है जो औरों के लिए जीता है, और भारत का संस्कृति और संस्कार भी यही कहता है, जियो, जीने दो, दुनिया बदलो, दुनिया आनंद प्रसन्नता और खुशी से भर जाए। यही तो हमारी संस्कृति है। और हम तो कहते हैं जीवों के कल्याण की बात भी हम करते हैं, केवल मनुष्य मात्र नहीं, सबका भला कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यही तो फिलॉसफी है। सर, आखिर में देखिए, आपका बहुआयामी व्यक्तित्व है और हमने वो आपका वो वाला रंग भी देखा है। 2 लाइन अगर आप हमारे लिए गुनगुना दें, हमारे दर्शकों के लिए, कुछ भी आपके मन का हो। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूं। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। थैंक यू सो मच सर, जोरदार तालियां। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए मैं गुजारिश करूंगी कि आप मंच पर बने रहें, क्योंकि अब वक्त है हमारे अगले अमृत रत्न को मंच पर बुलाने का। और मैं गुजारिश करूंगी कि न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी मंच पर आएं और हमारे अगले अमृत रत्न का ऐलान करें।